हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, अपन बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर प्रिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रिज्म स्टार्ट किया था और मैंने आपको कहा था कि आप इसमें नोट कर लीजिए। मैं एक बार वापस से अगले लेक्चर में आपको प्रिज्म से ही स्टार्ट करूंगा, है ना भाई। तो अपन प्रिज्म से ही फिर शुरुआत करते हैं। देखना भाई, प्रिज्म के बारे में क्या क्या बात आपको याद हो गई होंगी, अच्छे से देखना। लास्ट लेक्चर ढंग से देख लिया है ना तो ही समझ में आएगा। देखो, प्रिज्म में बताया मैंने कि दो समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका देते हैं ना, तो एक प्रिज्म बनता है। और ये जो कोण है अक्सर इसे हम प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं, ए से। फिर प्रकाश की किरण को हम कुछ इस तरह लेके आते हैं, तो ये किरण मान लो प्रिज्म ना होता तो सीधी निकलती। इस जगह पर अपवर्तन होगा तो अभिलंब बना दिया हमने। प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस बिंदु पर वापस से अपवर्तन होगा और अभिलंब से दूर हट जाएगी, कांच से वायु में जा रही है। इस किरण को मैंने पीछे बढ़ा के देखा तो ये आपतित किरण थी PQ, RS निर्गत किरण है। इनके बीच जो कोण बन जाएगा वो है विचलन कोण। क्या बेटा? विचलन कोण। तो एक तो प्रिज्म कोण समझ में आ जाना चाहिए, आपतित सतह निर्गत सतह के बीच का कोण प्रिज्म कोण है। और एक विचलन कोण, प्रिज्म पर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो विचलन कोण है। विचलन कोण का आपने आपतन कोण के साथ ग्राफ देखा था। ये आपतन कोण था I और ये विचलन कोण था डेल्टा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया था। आपतन कोण का मान बढ़ रहा है तो विचलन कोण घट रहा है। आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए, केवल एक मान पर विचलन कोण न्यूनतम आएगा बेटा। इसे कहते हैं न्यूनतम विचलन की अवस्था। और न्यूनतम विचलन की अवस्था में एक तो एंगल I की वैल्यू एंगल E के बराबर होती है। I कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पर, ये I है और ये वाला E है। तो I की वैल्यू आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। और ये वाला एंगल मैं मानता हूँ R1 और ये वाला एंगल मैं मानता हूँ R2। तो एंगल R1 एंगल R2 के बराबर मान लिया था मैंने। हमेशा इसको R जमा करूँगा। क्लियर है? तो एक तो प्रिज्म कोण आपतित सतह निर्गत सतह के मध्य बनने वाला कोण, एक विचलन कोण, नाम से ही क्लियर है, विचलन आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है ना? न्यूनतम विचलन, जब विचलन कोण न्यूनतम हो। और इसके दो शर्तें हैं, कोण I बराबर कोण E और कोण R1 बराबर कोण R2। कहानी क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हालांकि मैंने आपको इनके प्रूफ भी दिखाए थे, आप डायरेक्ट याद रखिए। फिर आप न्यूनतम विचलन में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हो। यहाँ वायु का अपवर्तनांक N1, कांच का अपवर्तनांक N2, वायु का अपवर्तनांक वापस से N1। आप Q पर स्नेल लगाइए, Q पर स्नेल। और क्या कहता है स्नेल? साइन I बटे साइन R1 यानी कि R इज इक्वल टू N2 बटा N1, जिसको आप N पुट कर सकते हो। तो आपको N निकालने के लिए I और R के मान निकालने होंगे। और I और R के मान कैसे निकालने होंगे बेटा? मैंने स्टार्ट किया था ये कि याद करिए चतुर्भुज से AQ, अच्छा इसको M मान लिया, इसको N मान लिया, तो आपको एक चतुर्भुज मिल गया AQNR, चतुर्भुज AQNR। और किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 360। तो देखे AQNR, तो पहले तो मैंने वो एक क्रम सा लिखा था। इसको लिखने के लिए बेटा मैंने काम में लिया कोण RAQ प्लस कोण AQN प्लस कोण QNR प्लस कोण NRA।
बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। आर ए क्यू प्रिज्म कोण है बेटा ए क्यू एन, ए क्यू सतह है, क्यू एन अविलंब है, 90 डिग्री का कोण है। क्यू एन आर हमें ज्ञात करना है, एन आर अविलंब है, आर ए सतह है, 90 डिग्री का है, वापस से 360। यहाँ से देखना 90 और 90 180 उधर जाएगा, तो आपने ए प्लस क्यू एन आर का मान 180 निकाल लिया। अब आपको प्रॉब्लम क्यू एन आर दे रहा है, क्यू एन आर, तो नीचे त्रिभुज भी दिख रहा है क्यू एन आर है ना, नीचे वाला त्रिभुज देखना, त्रिभुज क्यू एन आर की बात करना भैया। और अगर मैं त्रिभुज क्यू एन आर की बात करूँ तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये वाली वैल्यू R1, मैं R1 को R लिखूंगा, ये वाली वैल्यू R2, R2 को भी मैं R लिखूंगा, और ये वाली वैल्यू है क्यू एन आर बराबर 180। तो यहाँ से क्यू एन आर का मान 180 माइनस 2R आया। इस क्यू एन आर को इक्वेशन नंबर 2 में रख दें अगर हम, तो a प्लस 180 माइनस 2R बराबर 180। 180 से 180 कट गया, 2R बराबर a, तो यहाँ से R का मान आया निकल करके a/2। भाई आपको अपवर्तनांक निकालना था, अपवर्तनांक निकालने के लिए 2 ही मान तो निकालने हैं आपको, एक तो I का और एक R का। तो आपने किसका मान निकाल लिया पहले साहब, R का। अब I की बात करते हैं, तो एक त्रिभुज ऊपर नजर आ रहा है आपको MQR, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला एंगल I था, तो ये पूरा शीर्षा विमुख कोण होने की वजह से I का होता, नीचे का R1 है, तो ये जो कोण बच गया है बहुत छोटा सा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको बेटा, ये है I माइनस R1। सेम लॉजिक, ये वाला एंगल E है तो पूरा E होता, नीचे का R2 है, तो ये छोटा सा जो बच गया है ना E माइनस R2। अगर आप त्रिभुज MQR की बात करो, आप त्रिभुज MQR की बात करो, तो बेटा 2 कोण तो अंदर है, एक तो ये वाला I माइनस R1, एक ये वाला E माइनस R2, और तीसरा अंदर नहीं है, बाहर बना हुआ है डेल्टा। तो त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर आता है। अंदर कौन कौन से कोण है साहब, एक तो I माइनस R1, एक E माइनस R2 बराबर डेल्टा M। अब वैल्यू रिप्लेस करके देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना, I तो I है ही है, E और I बराबर है, तो या तो I को E रख या E को I रख, तो E को I रखेंगे ताकि I का मान निकाल पाए। I और I हो गया बेटा 2I दिमाग में, R1 R2 दोनों R थे ना, तो माइनस R माइनस का 2R, और 2R का मान कितना है A, तो माइनस का A बराबर डेल्टा है। I कैलकुलेट करना है, तो देख यहाँ से I आ गया, एक उधर भेज दे, A प्लस डेल्टा M/2। ये रहा I, ये रहा R, इक्वेशन नंबर 1 में ले जा, अपवर्तनांक आ गया साइन I A प्लस डेल्टा M/2 बटे साइन R A/2। याद रहे ये सूत्र न्यूनतम विचलन की अवस्था में है, क्योंकि आपने इस सूत्र को प्रूव करने के लिए बेटा I को E के बराबर माना है और R1 को R2 के बराबर माना है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्लियर है भैया, आगे बढ़े हम इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं आपको पढ़ा चुका था, है ना। अब थोड़ा सा कहानी और आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, प्रिज्म को कंप्लीट करते हैं ना। कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे आज अपन।
देखिए एक छोटी सी कंडीशन और निकाली थी लास्ट में, अगर कोण अल्प हो, यदि कोण कैसे हो अल्प, तो देख n तो n ही रहेगा, साइन थीटा थीटा बचता है, मतलब साइन खा जाते हैं अपन, a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2 बचेगा बेटा a बाई 2, 2 से 2 कट गया, a का a में भाग एक बार और डेल्टा m बटा a, 1 को उधर भेज दो आप, तो यहाँ से एक सूत्र और याद आया, डेल्टा m का a इंटू n माइनस 1। इतना मैं आपको लास्ट लेक्चर में लिखवा चुका था भैया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रिज्म में ही चलते हैं ना, देखिए हेडिंग लिखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हेडिंग लिखिए बेटा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, नोट करो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। हाँ भाई, देखिए नाम से ही स्थिति क्लियर है भैया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब वर्ण का मतलब होता है बेटा रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है उनमें टूट जाना। होता क्या है बेटा, ध्यान सुनिएगा कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म कांच का बना हुआ है ना, सुनना है बहुत ध्यान से, एक दो कॉन्सेप्ट नए समझ में आएंगे आज आपको। अब प्रिज्म का अपवर्तनांक लगभग 1.5 मान लेते हैं अपन, प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.50 मान लिया, कांच का बना हुआ है इसलिए। पर बेटा अपवर्तनांक दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम बदल जाएगा अपवर्तनांक बदल जाएगा, एक डिपेंड करता है बेटा तरंग दैर्ध्य पर। अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है बेटा, तरंग दैर्ध्य। क्या शब्द बोला मैंने, याद करो, तरंग दैर्ध्य। तो अपवर्तनांक डिपेंड करता है किस पर, तरंग दैर्ध्य पर। ध्यान सुनना, आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था बेटा, C बराबर NB, जब मैं अपवर्तन स्टार्ट कर रहा था और मैं तलाश कर रहा था कि अपवर्तन का मूल कारण क्या है, तो वहाँ मैंने नोट लगा कर आपको एक तो C की वैल्यू लिखाई थी 3 × 10⁸ है, और एक लिखाया था C बराबर NV। C निर्वात में प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ है, N अपवर्तनांक है और V बेटा माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो जब माध्यम में प्रकाश की चाल की बात आई तो सूत्र बन गया C/N, C/N। तो यहां से एक बात क्लियर हुई थी बेटा कि V, देखो चाल समानुपाती होती है लैम्बडा के, और ये सब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अपवर्तनांक के, ये के संबंध है। देखो चाल का और n का तो आपको इस सूत्र से नजर आ ही रहा होगा, और चाल लैम्बडा के समानुपाती है, चाल जितनी ज़्यादा होगी तय की गई दूरी उतनी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अपवर्तनांक किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्बडा पर। अपवर्तनांक किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, लैम्बडा पर डिपेंड कर रहा है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, ध्यान रखना। सुनिए, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आता है, जब प्रिज्म पर
श्वेत प्रकाश आता है। अब ये श्वेत प्रकाश क्या समस्या है बेटा, ध्यान से सुनना। सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश का अर्थ है बेटा सूर्य का प्रकाश। और आप सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, पता है कि नहीं पता है? कौन कौन से विज्ञ और ऐसे याद ना किया होगा आपने तो ऐसे याद किया होगा, वे जानी है पीनाला। क्या याद करना है बेटा, बेजानी है पीनाला। इधर बढ़ने पर पता हो तो लैम्बडा की वैल्यू बढ़ जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। पता है नहीं पता है? श्वेत प्रकाश की बेटा ये कहानी याद कर। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश में बेटा 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? बेजानी है पीनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबका लैम्बडा अलग अलग होता है। लैम्बडा का बढ़ता हुआ क्रम है बेटा ये। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में होकर जाएगा, अब श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं? 7। 7 का लैम्बडा कैसा है? अलग अलग। इधर लैम्बडा बढ़ रहा है। अब सुन, क्या लैम्बडा अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है? बिल्कुल साहब। इसका मतलब अपवर्तनांक का मान घट जाएगा। इन सभी पदार्थों के लिए सुनना, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरेगा ना, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक फिक्स नहीं है, ये समझो आप दिमाग में। आपको सिर्फ फिक्स कैसे नहीं है? एवरेज 1.50 है बेटा, हर रंग का 1.50 नहीं है। बैंगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, जामुनी के लिए और कम, नीला और कम, हरा और कम, पीला और कम, नारंगी और कम। सबसे कम अपवर्तनांक श्वेत प्रकाश में लाल रंग के लिए होगा। अब सुन कहानी, एक सूत्र बेटा तूने और पढ़ लिया है अल्प कोणों के लिए विचलन का, an-1, an-1। अब सुन, n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है ना, विचलन उतना ज़्यादा होता है, समानुपाती है n के। तो n घट रहा है मतलब विचलन भी घट रहा है। सभी रंगों का विचलन बराबर नहीं होगा। अब सुनना ध्यान से, होगा क्या? श्वेत प्रकाश वैसे तो सीधा निकल जाना चाहिए था, अरे हाँ या ना, पर अपवर्तन होगा, 7 किरणों में बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 किरणों में क्यों बटा? क्योंकि श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं बेटा? 7। 7 का लैम्बडा कैसा है? अलग अलग। और जब 7 के लिए लैम्बडा अलग अलग होता है तो वो अलग अलग पथों से जाएंगे एक तरीके से। अब सुन, फिर इस जगह पर वापस से अपवर्तन होगा, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तन इस किरण का हुआ, सबसे ज़्यादा ये किरण मुड़ी, फिर ये वाली, 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 और लास्ट में ये वाली। अगर मैं विचलन कोण की बात करूं बेटा, इसको पीछे बढ़ाना, एक तो ये, और इसको पीछे बढ़ाना, एक ये। सबसे ज़्यादा विचलन ये वाला है और सबसे कम विचलन ये वाला है। अच्छा, विचलन ज़्यादा किसका होगा बेटा? देखना, लैम्बडा बढ़ रहा था, n घट रहा था, तो विचलन भी घट रहा है। तो सबसे ज़्यादा विचलन होगा बैंगनी का, ये तो बैंगनी रंग है आपका, और सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल का, ऊपर का लाल रंग है। अब क्रम से लिख दो। मेरी कहानी सुनना एक मिनट आप बेटा ध्यान से ना, मैं थोड़ा अंदर ले गया। हेडिंग का नाम था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण केवल। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो कितने भागों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। नाम से क्लियर कर, प्रकाश का रंगों में टूटना। अच्छा, ये 7 रंग ऑलरेडी मौजूद थे, 7 रंग प्रिज्म ने ना बनाए। श्वेत प्रकाश में ऑलरेडी 7 रंग मौजूद थे,
बस प्रिज्म का तो अपवर्तनांक अलग अलग होने की वजह से बेटा वो सातों रंग अलग अलग हो गए। अपवर्तनांक अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि अपवर्तनांक डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर। 7 रंग है, विवग्योर, बेजानी है, पीनाला, सबका लैम्बडा बढ़ रहा, लैम्बडा का बढ़ता हुआ क्रम है, अपवर्तनांक का घटता हुआ क्रम होगा, विचलन का भी घटता हुआ क्रम है। सर्वाधिक विचलित बैंगनी रंग होता है, सबसे कम विचलित लाल रंग होता है। मेरी कहानी समझ में आई आप सबको, है ना? रीजन हर चीज का लिखाऊंगा मैं आपको, वापस से भी ये बात दोबारा आने वाली है। तो सबसे पहले तो आप प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझें, है ना? तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए अपने से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ना लिखिए, जब श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण का मतलब होता है बेटा सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जिसमें ऑलरेडी 7 रंग मौजूद है। जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो यह अपने अवयवी रंगों में, बेटा अवयवी रंगों से मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो रंग श्वेत प्रकाश में ऑलरेडी मौजूद है। मेरी बात को फील करना बेटा, प्रिज्म ने रंग नहीं डाला कि भाई प्रिज्म ने रंग मिलाकर निकाल दिया हो, ना ना। श्वेत प्रकाश जब 7 किरण मिलकर एक संग आ रही थी, एक ही रास्ता थे, तो वो श्वेत प्रकाश नजर आ रहा था। अब जैसे प्रिज्म में घुसी, चूंकि 7 रंग का लैम्बडा अलग अलग था, तो वो सब अलग अलग होती गई और वो 7 रंग हमें नजर आ गए। इंद्रधनुष का बनना कुछ इसी तरह की घटना है। जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है बेटा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये भी रंगों में टूटना, ध्यान रखना, किसका बेटा? श्वेत प्रकाश का। लिख ले डेफिनेशन, लिख ले डेफिनेशन लिख लो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है बेटा। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। कारण पूछे आपसे कोई, अलग से नोट करना है, क्यों हुआ ऐसा, तो उसकी कहानी सुन ले। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। कौन से 7 रंग है पहले लिख दे। विवग्योर, इधर बढ़ने पर बेटा तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। अपवर्तनांक अब याद हो गया होगा, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती है, अपवर्तनांक घट रहा है और अपवर्तनांक विचलन कोण के समानुपाती है, तो विचलन कोण भी घट रहा है। मेरी बात सुन लो ध्यान से। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जिनमें प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण
होने के कारण प्रिज्म अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम की तरह व्यवहार करती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि श्वेत प्रकाश में ऑलरेडी 7 रंग होते हैं, प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? अलग अलग। इसलिए जो प्रिज्म है ना वो अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम की तरह व्यवहार करता है। ऐसा नहीं है कि प्रिज्म जो है वो सबको अलग अलग रुकावट डालेगा, एक तरीके से व्यवहार करता है जिससे श्वेत प्रकाश किरण अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। बस यही है कारण। और विभक्त होना ही तो वर्ण विक्षेपण है। अक्सर रीजन नहीं पूछता है, डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे ना, ये वाली लाइन। तो डेफिनेशन तो आराम से क्लियर हो ही गई होगी। वर्ण विक्षेपण नाम से ही कहानी क्लियर है। अब तो वर्ण का मतलब रंग और विक्षेपण का मतलब टूटना। ठीक। जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर प्राप्त होती है तो अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है ना। अब आगे बढ़े बेटा। अब वर्ण विक्षेपण हो गया, इसमें 2 नाम और पढ़ लेते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। याद रखना विचलन बेटा सबसे ज़्यादा बैंगनी का होगा, सबसे कम लाल का होगा। तो अब हेडिंग लिखिए बेटा कोणीय विचलन। इसी में एक छोटी सी हेडिंग और पढ़ लेते हैं। अब विचलन तो हो ही रहा है प्रकाश का, है ना। तो एक हेडिंग डालिए आप कोणीय विचलन। थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे साहब? ये प्रिज्म है, प्रिज्म कौन हो गया होगा? श्वेत प्रकाश किरण। अब प्रिज्म ना होता तो ये सीधी निकलती, एक तरीके से आपतित किरण हो गई बेटा। अब जैसे ही श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर गया होगा, अपवर्तन होगा। 7 रंगों का लैम्बडा अलग अलग है, अपवर्तनांक अलग अलग हो गया प्रिज्म का। 7 भागों में किरण टूट गई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 7 हिस्से हो गए इसके। तो 1 2 3 4 5 6 7। यही तो है वर्ण विक्षेपण। अब सुनिए ध्यान से। तो सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। रीजन पता है कि नीचे लिख दूं? सबको पता है क्या? विबग्योर। इधर बढ़ने पर लैम्बडा बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा, विचलन घटेगा। तो सर्वाधिक विचलन ये बैंगनी और सबसे कम विचलन बेटा लाल। तो अगर मैं कोण की बात करूं बेटा, ये वाला कोण लाल रंग का विचलन है तो मैं इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और देख ये वाला कोण मैं डेल्टा वी से लिख रहा हूं। बैंगनी रंग का विचलन है।
अब हमें तो कोणीय विचलन पढ़ना है। कोणीय विचलन कहाँ है इसमें, कोणीय विचलन कहाँ है, विचलन कितने कोण के अंतराल पर हो रहा है। देखो विचलन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आया, यहां से यहां तक, तो ये वाली चीज है थीटा। कोणीय विचलन ये चीज है। निकालेंगे कैसे बेटा इसको, तो बड़ा आसान होना चाहिए बेटा। बैंगनी रंग का विचलन निकाल लो, उसमें से लाल रंग का विचलन घटा दो, जो बचेगा वो क्या बचेगा, कोणीय विचलन ही तो बचेगा। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया ना। तो कोणीय विचलन की परिभाषा बड़ी आसान है बेटा, क्या, बैंगनी रंग के विचलन ब्रैकेट में डेल्टा वी तथा लाल रंग के विचलन का अंतर, कॉमा लगाइए, कोणीय विचलन कहलाता है। तो थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अभी थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। याद करो जब मैंने आपको प्रिज्म में कम अपवर्तनांक वाली बात बताई थी भाई, सॉरी, कोण कम हो तो एक सूत्र बन के आया था डेल्टा का, an-1। आपने सूत्र प्रिज्म के अपवर्तनांक का निकाला था, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बाई साइन a/2। कोण अल्प थे तो साइन को हमने गायब किया था, अपवर्तनांक का ये सूत्र निकल के आया था बेटा। अगर मैं इसको डेल्टा v के फॉर्मेट में लिखूं तो प्रिज्म कोण तो सबके लिए फिक्स होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो nv-1। और मैं इसको डेल्टा r के फॉर्मेट में लिखूं तो a nr-1। दोनों वैल्यू ऊपर जमा दीजिए थीटा में, a nv-1 माइनस a nr-1। थीटा बराबर a कॉमन आ रहा है दोनों में से, nv-1 माइनस nr+1। 1 ने 1 कैंसिल आउट कर दिया, तो कोणीय विचलन का सूत्र बन गया थीटा बराबर a nv-nr। वैसे इतने लंबे चौड़े डेरिवेशनों की जरूरत है नहीं है ना, अपने से तो पॉइंट दर पॉइंट पूछता है वो। जैसे लास्ट हेडिंग अपन ने पढ़ी थी वर्ण विक्षेपन, डेफिनेशन ही सफिशिएंट है कि जब श्वेत प्रकाश किरण, अब तो अच्छे समझ में आ गया होगा भैया, जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रिज्म उसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहलाता है। ठीक है, फिर पढ़ाया अपन ने कोणीय विचलन। कोणीय विचलन तो जो वर्ण विक्षेपन हुआ है उसमें सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होगा और सबसे कम विचलन लाल रंग का होगा। तो बैंगनी रंग के विचलन और लाल रंग के विचलन का अंतर कोणीय विचलन कहलाता है। इसको नोट कर लो आप जल्दी से। डेल वी माइनस डेल आर, और डेल का सूत्र है an-1, तो डेल वी निकाल लिया, डेल आर निकाल लिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। लिखते जाओ। हाँ भाई लिख लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल अच्छा।
हाँ भाई जल्दी नोट करो, चलो। खोल लो खोल लो। जयराम लिखा। क्या? ठीक है भैया, तो एक तो हो गया अपना कोणीय विचलन। कोणीय विचलन के बाद जो अगली हेडिंग है वो आप लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग कोणीय विचलन के बाद में वर्ण विक्षेपण क्षमता। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा वर्ण विक्षेपण क्षमता। ओमेगा या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब सुनना ध्यान से। एक तो आपने अभी सबसे पहले आज का लेक्चर अपने जो स्टार्ट किया था वर्ण विक्षेपण से स्टार्ट किया है। वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आएगा तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा। यह घटना तो है वर्ण विक्षेपण। उसके बाद पढ़ाई मैंने कोणीय विचलन। बाउंड्री वाले 2 रंग हैं, लाल और बैंगनी। सबसे ज़्यादा बैंगनी मुड़ा, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया क्योंकि अपवर्तनांक जो है वो लैम्बडा का व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा कुछ करके ना। तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग विचलित हुआ, सबसे कम लाल रंग विचलित हुआ। तो बैंगनी का विचलन और लाल का विचलन, इनका जो डिफरेंस है वो है कोणीय विचलन। अब बात करते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता की। एक सूत्र याद कर ले बिना दिमाग लगाए, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा बेटा कोणीय विचलन है और डेल्टा वाई पीले रंग का विचलन है। कोणीय विचलन और पीले रंग के विचलन का अनुपात। अब पीला रंग ही काम में क्यों लिया साहब, ये भी तो एक सवाल है। क्योंकि पीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है ना, जो आपकी दृश्य परास है 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, उसके बीच में आती है, एग्जैक्ट बीच में आती है। तो जो बीच का कलर माना गया है वो किसको माना गया है? पीले रंग को माना गया है। तो बीच का कलर कौन सा माना गया है? येलो। अब आपको सर विबग्योर में 3 यहां से 3 यहां से ग्रीन बीच का है। अरे ऐसे बीच का नहीं भैया, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग 3800 है इसकी एंगस्ट्रॉन्ग में और इसकी है 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। या मैं इसको आपको मैंने 400 नैनोमीटर लिखवाया था और ये है बेटा 800 नैनोमीटर। 1200 इसकी 600 नैनोमीटर होती है येलो की। तो येलो कलर बीच का है, इसलिए जो अनुपात लिया गया है वो 20 से लिया गया है ना। कोणीय विचलन और पीले रंग के विचलन का अनुपात लिख दीजिए डेफिनेशन। कोणीय विचलन तथा पीले रंग का विचलन का अनुपात। कोणीय विचलन और पीले रंग के विचलन का अनुपात क्या कहलाया? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। देख ध्यान से, ओमेगा इक्वल टू, क्या थीटा को मैं बैंगनी का विचलन माइनस लाल का विचलन कर दूं और नीचे डेल्टा वाई। और डेल्टा का फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा an माइनस वन। तो इसका हो जाएगा a nv माइनस 1, इसका a nr माइनस 1, इसका a ny माइनस 1। एक कॉमन लेके कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा?
एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन अपॉन एन वाई माइनस वन। तो यहाँ से ओमेगा का सूत्र आ गया एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। नोट करो उसको, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना। प्रिज्म यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस आपके आज है ना। हाँ विद्वान, तो बेटा नोट कर लो, क्वेश्चन देखते हैं कुछ ना इसके। आज क्या है यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक और नहीं है, इसमें से दूसरी बुक है, मैं देखता हूँ उसमें लिखा है। मैं आपको दर्पण के क्वेश्चंस तो करवा चुका था सर, पहले एग्जाम्पल से शुरू करना पड़ेगा शायद, मुझे तो लग रहा है। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन देखिए। अब ये रिफ्रेशर बुक है ना, थोड़ी मतलब एनसीईआरटी तो नहीं है यहाँ पर ना, इसमें से कर लेते हैं। हो सकता है कि क्रम चेंज हो जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना कि मास्टर सवाल छोड़ गया है ना। कल की क्लास में फिर देख लेंगे, कुछ छूट जाएगा तो। देखिए पहला एग्जांपल है बेटा, an object is placed 10 centimeter 5 centimeter in front of concave mirror of the radius of curvature 15 centimeter. आपको बेटा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे इसको -15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट दो क्वेश्चन है, एक बार 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, एक बार 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो पहले सवाल में तो u बराबर -10 सेंटीमीटर है, और दूसरे सवाल में u बराबर -5। पता है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में ली जाती है सेंटीमीटर। An object is placed 10 centimeter 5 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in each case. आपको बेटा एक तो v निकालना है दोनों ही क्वेश्चन में, और एक मैग्निफिकेशन m निकालना है, आवर्धन। आवर्धन से ही तो आप बता पाओगे कि प्रतिबिंब के क्या क्या हाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अच्छा, आपको r गिवन है, मतलब एक तरीके से फोकस दूरी गिवन है, याद है क्या, f बराबर r/2, f बराबर r/2। तो भाग दे दे -15/2 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आ गई, त्रिज्या दी हुई थी। देखो अवतल दर्पण है, आप कर लेना अपने बुक में देख लेना आराम से। अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 15 थी, तो मैंने अवतल की वजह से -15 लिया। त्रिज्या हाथ में आ गई, फोकस दूरी हाथ में आ गई, u है, फोकस दूरी ये रहा, b निकालना है। आपको दर्पण समीकरण तो याद होगा,
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सारे आंकड़े जमा उसमें। f का उल्टा माइनस का 2/15 b निकालना है, और u माइनस का 10, -10 को इधर ले आओ बेटा, इधर आकर प्लस का 1/10 हो गया, माइनस के 2/15 है ये, बराबर में 1/20। जब सॉल्व करने गए तो लघुत्तम आया निकल करके 30, 3 -4। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लास में करवा दिया है क्वेश्चन, अब कोई बात नहीं है। यहाँ -1/30 बराबर 1/v, तो उल्टा करेंगे तो v निकल के आया -30 सेंटीमीटर। v नेगेटिव है दर्पण में बेटा, इसका मतलब प्रतिबिंब 100% वास्तविक होगा। अरे अच्छा, मैं माइक लगाना भूल गया, अरे बेटा कोई बात नहीं, अभी लगा लेते हैं। समझ में तो आ गया ना बेटा? दोबारा समझा दूं, एक बार देख लो। आपको अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, तो मैंने r बराबर -15 लिया, यहाँ से फोकस दूरी निकाल ली। दो सवाल है, एक में u का मान -10, दूसरे में u का मान -5। दर्पण समीकरण लगाया, आपने कैलकुलेट किया, b का मान -30 निकल के आया। पहला सवाल तो हो गया ये, पहले सवाल का पहला हिस्सा। अब आपको इसमें आवर्धन भी निकालना है, तो m बराबर होता है -v/u। तो m बराबर -v कितना है बेटा? -30। u कितना है? -10। तो m बराबर आ गया -3। आवर्धन भी निकाल दिया। तो अब आवर्धन को देखकर आप क्या बोल सकते हो बेटा? कि प्रतिबिंब नेगेटिव है, आवर्धन मतलब वास्तविक। वास्तविक है तो बेटा उल्टा आवर्धन का परिमाण 1 से बड़ा है, कॉमा बड़ा होगा। एक लाइन और जोड़ दो, तथा तो दर्पण के सामने, वास्तविक है तो दर्पण के सामने बनेगा ना बेटा, दर्पण के सामने b 30 आया है, 30 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। इस तरह हम प्रतिबिंब की पूरी कुंडली लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तो रफ्तार में दूसरा कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। सेम लॉजिक, v निकालना है तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आप होमवर्क भी कर सकते हो बेटा इसको तो बिना देखे। अब f का उल्टा -2/15, v कैलकुलेट करना है, u माइनस का 1/5, इधर लेके आऊँगा बेटा इसको, प्लस का 1/5 माइनस का 2/15 बराबर 1/v। लघुत्तम आएगा 15, 5 तिया 15 -2 बराबर 1/v। यहाँ से हल होने के बाद v का मान निकलेगा बेटा 15 सेंटीमीटर। आवर्धन की बात करूं तो m बराबर होता है बेटा -v/u। तो -v कितना है? v ढूंढ, माइनस ये 15 आया, u -5 कट गया, m का मान आ गया बेटा 3, प्लस का 3 आया, ध्यान रखना। तो m अगर पॉजिटिव आया है तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? अतः प्रतिबिंब आभासी, कॉमा सीधा, कॉमा बड़ा होगा, तथा दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। दो क्वेश्चन थे, दोनों आपके सामने हैं। पहले वाले में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, बड़ा, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर है। अब की बार प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा और दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर पर है। नोट कर लीजिए भाई इसको आप। और आपको पता होना चाहिए बेटा, अवतल में दोनों ही कंडीशन बन सकती हैं। अवतल में दोनों ही कंडीशन बन सकती हैं, आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। राम जी बड़ा दुख मेरे लखन ने।
हाँ भाई, पहला हो गया। दूसरा सुनिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ जाया करो भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, जोर। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि इफ़ यू आर सिट इन ए पार्कड कार, मतलब आप एक कार में बैठे हुए हो और आपके कार की जो रेडियस है वो है 2 मीटर। अच्छा सुनना, जो कार में अपना पश्चदर्शक लगा होता है, मैंने आपको बताया बेटा 2 तरह के दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल। तो वाहनों में जो पश्चदर्शक होता है उसके रूप में कौन सा दर्पण काम में आता है? उत्तल। पता है ना, प्रतिबिंब सीधा होता है और दृष्टि विस्तार क्षेत्र बड़ा होता है, मैंने एक दिन बात बताई थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक कार में बैठे हुए हो जिसके जो दर्पण लगा हुआ है उसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। तो जाहिर सी बात है आप प्लस का लेने वाले हो। पता है ना प्लस का आपने क्यों लिया? नाम तो नहीं दिया पर आपको पता है कि बेटा वाहनों में पश्चदर्शक के रूप में उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। अच्छा, त्रिज्या हाथ में आ गई तो क्या आप तुरंत फोकस दूरी बना लोगे R/2 से? 2 का भाग दे लो, प्लस का 1 मीटर फोकस दूरी। क्लियर है भैया? यहां तक आगे बढ़ते हैं। इफ ए जोगार इज रनिंग 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज इमेज देन 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर, 9 मीटर। 4 क्वेश्चन है बेटा, 4 क्वेश्चन है। देखो सुनो, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, आपकी फोकस दूरी इसने दे दी। अब सवाल नंबर 1, अच्छा जो पीछे से आ रहा है उसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है पीछे से आ रहा है जिसकी रफ्तार कितनी है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए सवाल क्या कहना चाह रहा है। आप कार में बैठे हो, मन में मान ले बेटा कार में बैठा है, कार में एक बैक मिरर लगा हुआ है, पश्चदर्शक लगा हुआ है, आप उसमें देख रहे हो बड़े मजे से। पीछे से कोई ऑब्जेक्ट चलकर आ रहा है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड में 5 मीटर चल जाता है। अब क्वेश्चन ने 4 क्वेश्चन बनाए। आपको इसको आप है ना क्या कहोगे यार, V डैश कह दो, इमेज की चाल। भाई 2 चाल है ना, एक तो ऑब्जेक्ट की चाल, तो ऑब्जेक्ट जो चाल है वो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड मान ली और इमेज के लिए डैश लगा दिया, V डैश मुझे निकालना है। अब इसमें 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट 39 मीटर की डिस्टेंस पर है, U 39 है, U अपन नेगेटिव लेते हैं तो -39। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 39 ही बोला है ना पहले क्वेश्चन में? कहाँ गया पहला क्वेश्चन? बिल्कुल सब 39 मीटर ही बोला गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बेटा अज्यूम करके देख, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन लगने वाला है। आप तो है ना अपने कमरे में बैठ जाओ, ये हमारी कार है, एक बैक मिरर ले लो, एक बैक मिरर है, ऑब्जेक्ट चलकर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, V ऑब्जेक्ट की स्पीड है, याद रखिएगा। और उसमें इमेज की स्पीड क्या फील होगी वो मुझे कैलकुलेट करना है जब ऑब्जेक्ट 39 पर है। सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे 29, फिर थर्ड आपका होमवर्क है 19 और 9 आपका होमवर्क है, जो भी आएगा 1-2 में करा दूंगा। अब देखना स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा अब समझ कि सर हमारे पास F है और हमारे पास U है और F और U का यूज करते हुए क्या आप V कैलकुलेट कर लोगे? पहले निकाल V। जैसे आपका जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया इनिशियल पोजीशन में, तो ऑब्जेक्ट 39 डिस्टेंस पर था, तो मैं जानना चाहता हूं कि इमेज अभी चला नहीं है, ऑब्जेक्ट आपसे 39 मीटर पीछे बैठा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसकी इमेज कहां बनेगी। मैं V निकालना चाह रहा हूं, V। तो हमारे पास तो एक ही तरीका, वही तो पढ़ते आ रहे हैं, दर्पण समीकरण 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। सारे आंकड़े जमा तो इसके अंदर 1/F और 1/1 मतलब 1 बराबर V निकालना है। अच्छा अब इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, ये V और ये V अलग अलग तो नहीं है सर? तो ऐसा करो आप चाल को है ना किससे लिख दोगे यार? U से लिख दो, U और U डैश निकालना है। पता है ना V क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि V बार बार यहाँ काम में आ रहा है। ये तो है इमेज की डिस्टेंस, ये रफ्तार है 1/V। U बेटा 39 1/39।
आपने इसको कैलकुलेट किया तो बेटा 1/b आ जाएगा 1 + 1/39। तो 1/b आ जाएगा एलसीएम 39 + 1। तो यहाँ से v जो निकल कर के आएगा वो आएगा 39/40 मीटर। एक तो ये बात समझ में आई। जब आपके ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट ही किया था तो ऑब्जेक्ट आपका 39 मीटर बैठा हुआ था, उसकी इमेज कहाँ बन रही थी बेटा? 39/40 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? अब सुन ध्यान से। चूंकि बिंब मतलब ऑब्जेक्ट की चाल कितनी है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड है, अर्थात बिंब 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करेगा। अतः 1 सेकंड बाद, अब 1 सेकंड बाद की बात कर लेते हैं। तो क्या u देखना बेटा, आप यहां थे और आपसे 39 मीटर कोई ऑब्जेक्ट था, 1 सेकंड में वो 5 चल गया होगा, तो कितनी डिस्टेंस बची बेटा? -39 और 5 इसमें से हटाओ, -34 मीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सवाल को देसी में समझेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी क्लास होती तो मैं आपको ना 4 एग्जाम्पल से समझा देता। अभी आप थोड़ा एडजस्ट करिए। क्या एडजस्ट करना है? अब मैं कह रहा हूँ जिन बातों को फील कर, बैठ जा। सामने कांच मान ले, हाथ ये रखा हुआ है मेरा, है ना। जब आपने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया t = 0 पर, तो ऑब्जेक्ट आपका 39 मीटर पीछे था, उसकी इमेज बन रही थी 39/40 मीटर पर। क्लियर? 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर आपकी ओर आ गया होगा ना। पहले 39 पर था, अब 5 हमारी ओर आ गया बेटा, 34 बचा नेगेटिव में, -34 u। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस कंडीशन में v कितना है। तो वापस से वही दर्पण समीकरण 1/f बराबर, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, कहाँ तक लिखूंगा ऐसे? 1/f मतलब 1/v माइनस 1/u, तो -1/34, तो प्लस का 1/34। इसका पक्षांतरण करवा लो बेटा। तो 1/b आ गया 1 - 1/34, लघुत्तम 34 - 1 33। तो यहाँ से जो v कैलकुलेट होके आया वो आया 34/33 मीटर। अब सुनिए ध्यान से, सुनना ध्यान से, इसको b' कह दो। मतलब आपकी जो इमेज की जो पोजीशन थी, 1 सेकंड पहले ये थी, t = 0 पर ये थी, और 1 सेकंड पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो गई। तो अपन वेग निकाल सकते हैं आराम से। प्रतिबिंब की चाल यहां लिखेंगे बेटा। अतः प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब की चाल को आप u' से रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा। स्थिति में परिवर्तन बटे समय, स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ? 39/40 से आप कहां पहुंच गए? 34/33। तो ऐसा करो, 34/33 माइनस 39/40 और बटे लगा समय 1 सेकंड। दोनों का लघुत्तम बेटा 33 × 40, 33 का भाग गया तो 34 का गुणा करना पड़ेगा 40 से। कर दूँ सीधा ही, 4 × 16 के 6 हासिल 1, 4 × 12 और 1 1360 माइनस 40 का भाग दिया, 33 का गुणा करना पड़ेगा 39 से, करना पड़ेगा भैया। 39 × 33 27 के 7 हासिल 2, 3 × 9 2 11 1287। कैलकुलेट करना कितना आता है? u' = 3 9 7 73 और नीचे बेटा 33 × 40। 73 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा शायद। तो u' निकल के आया बेटा 73 बटा 4 × 12 के 2 हासिल 1, 12 और 1320 मीटर पर सेकंड।
क्या आंसर है एक बार चेक करना। अरे बेटा 13 39 40 माइनस 34/35 है। सॉरी एक सेकंड कहीं मिस्टेक हुआ है क्या अपन से? हाँ बिल्कुल हुआ है ना, सॉरी। u -34 था ना, ठीक है। हाँ ये हो गया ना बेटा, ये b निकालने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई ना। यहाँ से देखना एक बार, यहाँ से वापस से -1/34 जमा दिया अपन ने। देखो इसमें दोबारा जमाना वैल्यू, इसमें दोबारा जमा 1/f1 1/v निकालना है प्लस 1/u, तो -1/34 होगा ये। तो यहाँ से 1/b आएगा 1 + 1/34, 34 लघुत्तम, तो 34 + 1 35 आएगा। v की वैल्यू आएगी बेटा 34/35 मीटर। मतलब t = 0 पर वो 39/40 पर था, 1 सेकंड बाद हो गया वो 34/35 पर। दोबारा से यहाँ से ना, तो स्थिति में परिवर्तन बटे लगा समय, स्थिति में परिवर्तन देखना आप, 34/35 माइनस 39/40, समय तो 1 सेकंड लगा। इसको कैलकुलेट करना, 35 × 40, 16 के 6 हासिल 1, 12 और 1 13, 13 60 माइनस 39 का गुणा कर लो 35 से, 9 पंजे 45 हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19, 27 के साथ हासिल 2, 9 और 2 11, 1365। ठीक है, ठीक है। 35/40, तो यहाँ से आएगा कितना सॉल्व होने के बाद में 1365 ही आया क्या माइनस में? ठीक, पहले ना दूसरे दो ऐसे घटाओ, 39/40 में से माइनस करो आप 34/35 बटा 1, लघुत्तम 40 × 35, यहाँ आ जाएगा 1365 माइनस 1360, तो 5/40 × 35, 5 से 7 बार कट जाएगा, 1/280 मीटर पर सेकंड। ये चाल आई। दोबारा एक बार और समझ लें, कई छोटी छोटी गलतियां हो गई सवाल में, दोबारा समझिए भाई एक बार ना। 4 सवाल हैं, 3 अब आपके होमवर्क रहेंगे, एक बार इस सवाल को आप और समझ लें। देखिए, आपको रेडियस दे रखी थी 2 मीटर, आप कार में बैठे हुए थे, दोबारा समझ लें, 0 से समझा रहा हूँ। आप कार में बैठे हुए थे, जो पश्चदर्शक लगा हुआ है, अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बिगड़ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो फिर मैं क्या इसमें टिकबाजी करूँगा तो ये बिगड़ जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो, अब समझना ध्यान से। एक क्वेश्चन और करा दूंगा 3 में से ना। आप कार में बैठे हुए थे, पश्चदर्शक में देख रहे थे, उत्तल दर्पण रहा होगा, त्रिज्या 2 मीटर थी, तो फोकस दूरी 5 मीटर, पहला स्टेप क्लियर होना चाहिए। रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। यू क्यों मानी? क्योंकि वी यहाँ प्रतिबिंब की दूरी का काम कर रहा है, और आपको इमेज की चाल निकालनी है। जब वो 39 मीटर दूर था, 39 को पकड़ते हुए आपने सॉल्व किया और प्रतिबिंब की स्थिति निकाल ली, जो कितनी आई 39/40। फिर पढ़ना, बिंब 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर दूरी तय कर लेगा। 1 सेकंड बाद, समझने वाली बात बेटा यहां है कि u रह जाएगा -34। अरे कोई चीज आपसे 39 मीटर दूर है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड से वो आपकी ओर आ रही है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगी वो, तो 1 सेकंड बाद उसकी दूरी आपसे 34 तो रहेगी। u नेगेटिव होता है तो -34। फिर आपने 1 सेकंड बाद प्रतिबिंब की स्थिति ये आ गई, t = 0 पर प्रतिबिंब यहाँ था, t = 1 सेकंड पर प्रतिबिंब यहाँ आ गया, तो प्रतिबिंब की चाल क्या आई? स्थिति में परिवर्तन बटे लगा हुआ समय। तो स्थिति में परिवर्तन आपने दोनों से निकाल लिया, समय 1 सेकंड की बात कर रहे हो आप, और भाग दिया और ये चाल आ गई। एक क्वेश्चन और देख ले, कोई सा भी। कौन सा कराऊं बेटा बता? सबसे बुरा सा आंसर, चलो मैं अब चौथा करा दूं। चौथा करा रहा हूं, 29 मीटर आप करोगे, 19 मीटर आप करोगे, 9 मीटर अवे। तो 9 मीटर वाला मैं आपको एक बार करवा देता हूं, ध्यान से देखना। 9 मीटर वाला करवाता हूं ना।
4 क्वेश्चन है, 2 आप खुद करोगे भाई गुणा भाग करके। देख, वही वक्रता त्रिज्या कितनी थी, +2 मीटर। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, प्लस की 1 मीटर। यू ऑब्जेक्ट की चाल है बेटा 5 मीटर पर सेकंड। यू डैश कैलकुलेट करना है। और सवाल नंबर 4 में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है, अब देखो यू भी इसमें दे रखा है खेड़ देने को, तो कोई बात नहीं है, वो दिया हुआ है -9 मीटर। अब बेटा 9 मीटर का यूज करते हुए एफ है और 9 मीटर है, वी निकाल लोगे क्या आप? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u लगाओ। लगाना 1/f 1, 1/v माइनस 1/9, 1/9 को इधर लाएंगे तो 1/b बराबर 1 प्लस 1/9, 1/b बराबर 10/9, तो v बराबर 9/10 मीटर। ये t बराबर 0 के हाल है। t बराबर 1 सेकंड पर, अब सीधा लिख दूँ ना, u 5 चल गया होगा वो, तो -9 + 5 माइनस का 4 मीटर। वापस से b निकालिए, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का उपयोग करते हुए 1 बराबर 1/b माइनस 1/4, 1/v बराबर 1 प्लस 1/4, तो b आया बेटा 4/5 मीटर। t बराबर 0 पर वो 9/10 मीटर पर था, t बराबर 1 पर वो 4/5 पर आ गया, तो आप u डैश निकाल लोगे क्या? u डैश बोले तो प्रतिबिंब की चाल, स्थिति में परिवर्तन 9/10 माइनस 4/5 बटे लगा समय, लघुत्तम 10, 9 माइनस 8, u डैश बराबर 1/10 मीटर पर सेकंड। अब उसकी रफ्तार 1/10 मीटर पर सेकंड। एक बात आपको समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार सेम रहे फिर भी इमेज की रफ्तार सेम नहीं रहती है, बदलती रहती है, डिपेंड करता है उसकी स्थिति क्या है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, आप जल्दी से नोट कर लें इसको, नोट कर जाइए। हाँ भाई, और देखें क्वेश्चन। ये भी शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसको देखो।
एक और देख लेते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन थे, 2 मैंने करा दिए हैं, 2 आपका होमवर्क है, ठीक है ना। कल एनसीईआरटी की बुक लेके आएंगे, उसमें से क्वेश्चन करा देंगे आपको। बुक क्या है, घर रह गई है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट रखा हुआ था, सेकंड पार्ट है नहीं यहाँ पर ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखना। क्वेश्चन है ए स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर वायर दिया हुआ है, तार दिया हुआ है एक तरीके से, स्क्वायर वर्गाकार एक तरीके से 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। यू आपको दिया हुआ है बेटा -25 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मतलब अवतल, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया इंक्लूडेड बाय द इमेज वायर। अच्छा सुनना ध्यान से। और इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ आपको दे रखी है, कहाँ गया, 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट h आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। मेरी बात समझना ध्यान से। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है। सबसे पहले तो ऐसा करो, f और u को यूज करते हुए आप आवर्धन निकाल लो। देखो ध्यान से सुनना, आपको ये देखना है कि प्रतिबिंब ने कितना क्षेत्रफल घेरा होगा। वर्गाकार आकृति है तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से निकलेगा। प्रतिबिंब की भुजा है, बिंब की भुजा तो है, प्रतिबिंब की भुजा को आप h डैश मान लीजिए, h डैश, तो ये कितना एरिया घेरेगा बेटा, h डैश का स्क्वायर, हाँ या ना। बात है h डैश निकालने की। तो देखो बहुत सरल तरीका है, m के 2 सूत्र याद हैं आपको। एक तो होता है h डैश अपॉन h और एक होता है f अपॉन f माइनस u। अरे याद है क्या, कई तरीके हैं बेटा क्वेश्चन करने के, मुझे ये तरीका सबसे आसान लगता है। देखो ध्यान से, u है और f है, तो एक तो आवर्धन का सूत्र u और f की टर्म में पता होगा आपको, f बटे f माइनस u, और h है, h डैश निकालना है तो एक सूत्र है h डैश बटे h। इन दोनों को बराबर कर दो बेटा आप, जमाना सारी वैल्यू, h डैश तो निकालना है, h है साहब 3, f माइनस 10, f माइनस 10, u माइनस माइनस प्लस 25। क्लियर है। h डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू -10 बटा +15। h डैश निकालना है भैया, h डैश 3 का गुणा कर दे तो -30 बटे 15, यानी कि h डैश निकल के आया -2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल के आई है बेटा 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव मतलब उल्टा बन रहा होगा, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, प्रतिबिंब द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना, h डैश का स्क्वायर, और h डैश कितना है बेटा 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रतिबिंब ने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेर रखा होगा। नोट करो इसको। आज क्लास इतनी ही रोकते हैं बेटा, है ना। बुक है नहीं है, कल एनसीईआरटी की बुक लेकर क्वेश्चनों को और आगे बढ़ाएं। नोट कर लीजिए भाई ना।